Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th August 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about big bank privatization of banks, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन का, इसको समझते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है लगभग 2.5 ईयर्स पहले ही भारत सरकार ने प्रपोज किया था. फिर पैंडेमिक शुरू हो गया तो फिर इस प्रोजेक्ट को फॉर द टाइम बिंग साइडलाइन कर दिया गया. लेकिन ये जो आइडिया था उसको प्रपोज किया गया था और वापस से इस पे लगातार डिस्कशन शुरू हो गई है वंस द पैंडेमिक हैज सबसाइडेड कि बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए. मुद्दा ये है कि ये जो प्रपोजल है अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये प्रपोज्ड फेज में है, अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है. देखते हैं बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन का प्रपोजल या कॉन्सेप्ट है क्या. तो जितने भी हमारे PSUs हैं या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक, ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्टर्स. तो अलग अलग सेक्टर्स हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, स्पेस, पोर्ट्स. ये सारे सेक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैटेजिक सेक्टर में क्लासिफाई किए जाएंगे, जबकि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में बाकी सारे सेक्टर्स को डाल दिया जाएगा जैसे कि स्टील या पावर प्लांट ऐसे डाले जाएंगे. अभी ये भी क्लासिफिकेशन बाकी है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स होंगे उसमें बस 4 PSUs रखे जाएंगे मैक्सिमम, और कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम 4 PSU या मिनिमम 1 PSU सारे सेक्टर में रखा ही जाए. यानी कि हर एक सेक्टर में कम से कम 1 सरकारी कंपनी या मैक्सिमम 4 सरकारी कंपनी रखी जाए, जबकि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सारे के सारे कंपनियों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन. यानी कि बिग बैंक नाम से आपको समझ आ रहा होगा मास स्केल पे प्राइवेटाइजेशन करना है. तो अलग अलग सेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक और नॉन स्ट्रैटेजिक में डिवाइड करेंगे. नॉन स्ट्रैटेजिक में सबको प्राइवेटाइज कर देंगे, और जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर होगा मिनिमम उसमें 1 सरकारी कंपनी बचेगी और मैक्सिमम 4 सरकारी कंपनी बचेगी. ये जो आइडिया था दैट वाज प्रपोज्ड अबाउट 2.5 ईयर्स अगो, बट नाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग इनटू एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया ऑफ बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन. अब करंट न्यूज़ इसी से रिलेटेड है. जब सरकार बार बार इसको डिस्कस कर रही है और मे बी आने वाले सेशन में इसको फॉर्मली वो पार्लियामेंट के सामने रख भी देगी, तो वैसे कॉन्टेक्स्ट में RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें RBI ने द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर पे डिस्कशन किया है. RBI ने कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ऑफकोर्स ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहे हैं. आपको एक बात समझनी चाहिए कि आखिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार का झुकाव क्यों है. कारण यह है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो बेहतर सर्विसेज देते हैं ऐसा सरकार को लग रहा है, या फिर वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा हैं, जबकि सरकारी बैंक जो है वो लॉस में है, और अगर प्रॉफिट में भी हैं तो काफ़ी मार्जिनल प्रॉफिट में है. तो इस पे RBI ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि उनका मेन गोल ही है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, जबकि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनका मेन गोल प्रॉफिट करना तो है नहीं. सो फाइनेंशियल इंक्लूजन में वो काम करते हैं, अलग अलग सोशल सेक्टर स्कीम्स को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे आर नॉट दैट मच प्रॉफिटेबल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकारी बैंक्स प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो वो इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दे आर प्लेइंग देयर ओन रोल, दे आर प्लेइंग देयर रोल इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर. तो प्राइवेटाइजेशन क्या है ये तो आप जानते ही हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ लिख करके दिया है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर. तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके 100% शेयर भारत सरकार के पास है. अब वो सरकार अपने शेयर्स को धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचना शुरू करे तो इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. लेकिन एक बार अगर सरकार अपने मेजॉरिटी शेयर्स प्राइवेट कंपनियों को या प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दे और सरकार के जो शेयर्स हैं वो उस कंपनी में 50% से भी कम हो जाएं, तो फिर इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्राइवेटाइजेशन. एंड देन ऑनवर्ड्स दैट कंपनी विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड PSU. PSU का मतलब सरकारी कंपनी, और तभी है जब उस कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर भारत सरकार के पास हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो 100% शेयर से बेचते जाओगे डिसइन्वेस्टमेंट है. अगर बेचते बेचते आपके शेयर्स 50 से भी कम हो गए भारत सरकार के, तो द सेम प्रोसेस इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन करने से ऐसा इन जनरल एक अंडरस्टैंडिंग है
कि एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिविटी बढ़ती है, ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इस कारण से सरकार जो है उसने ये बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है। लेकिन आरबीआई की ये रिपोर्ट जो है उसके खिलाफ सरकार को कॉशन कर रही है कि बैंक्स के अपने गोल हैं, अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है और उसको नेग्लेक्ट ना किया जाए। तो ये जो आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें कुछ की पॉइंट्स जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं उनको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि प्राइवेटाइजेशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। सरकार को प्राइवेटाइज करना है, करे बैंक्स को, लेकिन सोशल गोल्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि अगर बैंक्स को जल्दी जल्दी प्राइवेटाइज कर दिया गया तो देयर विल बी अ वॉइड और ए गैप। और जो सोशल गोल्स हैं, जैसे कि कई सारे वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है, माध्यम है, वो बैंक्स बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज सेगमेंट वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फॉर एग्जांपल, अब देखिए जितने भी जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जनधन अकाउंट्स में से 46 करोड़ जनधन अकाउंट में से सिर्फ और सिर्फ 1.3 करोड़ जनधन अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने खोला है, जबकि मेजॉरिटी 98% तक के अकाउंट जो हैं जनधन अकाउंट वो सरकारी बैंक्स ने खोले हैं। मतलब सरकारी बैंक्स फाइनेंशियल इंक्लूजन में या सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आगे है, जबकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट देखती है, इसीलिए प्रॉफिटेबल है। बट अगर सारे के सारे सरकारी बैंक्स को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया तो सोशल गोल्स कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाएंगे। दूसरा है, जो सरकारी बैंक्स हैं दे हैव बिन फोकसिंग ऑन ग्रीन ट्रांजिशन ऑल्सो। ग्रीन ट्रांजिशन का मतलब है कि दे हैव बिन इन्वेस्टिंग इन लो कार्बन इंडस्ट्री या फिर दे आर इन्वेस्टिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज़। लेकिन प्राइवेट बैंक्स को तो मेन मतलब है प्रॉफिट से, उनको तो और कोई भी गोल उनके लिए सेकेंडरी है। तो उस केस में जो सरकारी बैंक्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंडिंग कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी कुछ हद तक साइडलाइन हो जाएंगे। और इन्वायरमेंट को लेकर के या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो हमारा इंडस्ट्रियल अप्रोच है टू प्रमोट लो कार्बन इंडस्ट्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो अप्रोच भी कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा नेगेटिवली। उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू काउंटर साइक्लिकल रोल ऑफ लेंडिंग। काउंटर साइक्लिकल रोल, आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कि जब इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इकॉनमी इज़ ऑन द हाइयर साइड, उस टाइम में हमें कॉन्ट्रैक्शनरी अप्रोच अपनाना होता है। जब इकॉनमी इज़ ऑन द लोअर साइड तो उस टाइम में हमें एक्सपेंशनरी अप्रोच अपनाना होता है। लेकिन अगर सारे के सारे बैंक्स प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगे, प्राइवेटाइज होने के बाद तो यही होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगे, तो उससे होगा क्या कि जब इकॉनमी नीचे जाएगी, तो चूँकि इकॉनमी में सारे बिजनेसेस नीचे जा रहे हैं, वैसे हालात में कोई भी बैंक लोन देना नहीं चाहेगा अगर वो प्राइवेट है तो, अगर उसका मेन गोल प्रॉफिट है तो, क्योंकि इकॉनमी नीचे जा रही है मतलब बिजनेसेस की कंडीशंस ख़राब हैं। वैसे हालात में लोन देने का मतलब है कि लोन के रिटर्न होने के चांसेस कम हैं, एनपीए बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। तो जब इकॉनमी नीचे जाएगी उस टाइम में बैंक्स लोन नहीं देना चाहेंगे, यानी कि जब इकॉनमी नीचे जाएगी तो बैंक्स अपना क्रेडिट एडवांसमेंट भी कम कर देंगे एंड दैट विल मेक इट प्रो साइक्लिक पॉलिसी। और प्रो साइक्लिक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी बात नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ काउंटर साइक्लिक होनी चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं अपने लेंडिंग प्रोसेस में। जब इकॉनमी अच्छा कर रही होती है तब वो अपना लेंडिंग कुछ हद तक कम कर देते हैं और सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब इकॉनमी नीचे जा रही होती है तब वो अपना क्रेडिट बढ़ा देते हैं, ऑफकोर्स ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई, ताकि एक एक्सपेंशनरी अप्रोच अपनाया जाए और इकॉनमी रिकवर कर पाए। तो public sector banks focus on counter cyclic credit approach, but that won't be followed by private sector bank because they are mainly interested in profit. So when economy goes down they will reduce their credit lending and that is how economy may find it difficult to recover if it is facing a downturn phase. उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये हाल फिलहाल में जो बनाया गया है, ये काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्रीज़ के पूरा करेगा बाय गिविंग लॉन्ग टर्म लोन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इससे कैसा होगा कि बैंक्स के ऊपर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने का जो बर्डन है वो कम होगा और इससे बैंक्स की एसेट लाइबिलिटी मिसमैच या एनपीए कुछ हद तक कम होगी। एसेट लाइबिलिटी मिसमैच और एनपीए दोनों मैं क्लास में बता चुका हूँ, आई होप आपको याद होगा, राइट। तो भारत सरकार ने एक अलग से एजेंसी बनाई है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग पे फोकस करेगा। तो इससे बैंक्स के ऊपर
प्रेशर कम होगा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देने का, इससे बैंक्स का एनपीए भी कम होगा। तो आरबीआई कह रही है कि आने वाले टाइम में बैंक्स का एनपीए अपने आप कम होगा, बैंक्स अपने आप ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, अपने आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है जो मेनली एनपीए बनते हैं वो बर्डन तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक अलग एजेंसी बना दी है। इसलिए सरकार को इतना घबराना नहीं चाहिए और बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स करने से पहले सोचना चाहिए कि बैंक्स का जो पब्लिक सेक्टर का नेचर है वो अपने आप में इकोनॉमी के लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल है। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जरा देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इट इज़ अ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे नाबार्ड है या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लोन देते हैं। आई होप आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आप रूरल डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए सीधा सीधा नाबार्ड से लोन नहीं लेते हैं। नाबार्ड एक्सटेंड्स क्रेडिट टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आरआरबी एंड देन आरआरबी एक्सटेंड्स द सेम क्रेडिट टू अस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दैट इज़ वाई अगर आरआरबी हमें क्रेडिट दे रहा है या फाइनेंस कर रहा है तो नाबार्ड को हम कहेंगे रीफाइनेंस एजेंसीज। तो इस तरह के कई सारे रीफाइनेंस एजेंसीज हैं, सिडबी है, एक्जिम है, वैसे ही नाबार्ड भी है। और वैसे ही एक नया रीफाइनेंस एजेंसी या डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल दिया गया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, विच विल टेक केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज हाउ द बर्डन ऑन द बैंक्स विल कम डाउन, एंड दिस इज हाउ in future it is expected कि public sector banks will also become profitable and then their NPA will come down, and this is how government should not go for big bank privatization ऑफ बैंक्स, ऐसा आप मान सकते हैं। आरबीआई की इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये जो इंस्टीट्यूशन है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज पर अ लॉ जिसका नाम है नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2021। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। दोनों ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is about traditional knowledge digital library, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज क्या चीज़ होती है। ट्रेडिशनल नॉलेज रेफर्स टू द नॉलेज एंड इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस बिलोंगिंग टू इंडिजिनियस पीपल एंड इट रिलेट्स टू आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा। सरल भाषा में कहें तो कई सारे ऐसे आप गांव में जाते हैं तो आप देखते हैं ना लोगों को कि उनको कई सारी ऐसी चीज़ें पता होती हैं, बीमारियों का इलाज पता होता है जो अच्छे अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर्स को नहीं पता होता है। तो आपको सर्दी खांसी होती है और गांव में या आप दादी आपको काढ़ा बना करके ऐसा पिला देती है कि सर्दी खांसी ठीक हो जाती है, जो अच्छे अच्छे दवाइयों से, एलोपैथिक दवाइयों से ठीक नहीं होगा। इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। नॉलेज by indigenous people that they have been carrying from generation to generation, और इसको these knowledge are mainly in the form of आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करके रखने के लिए उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए सरकार ने क्या शुरू किया, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में ट्रेडिशनल नॉलेजेस को यहाँ पे रखा जाता है। ये 5 लैंग्वेजेज में ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल हैं, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़ एंड स्पेनिश। इसको 2001 में, ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी है, इसको 2001 में भारत सरकार की 2 एजेंसीज, एक तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिल करके बनाया था ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का मेन गोल क्या है ये समझिए। एक तो आप समझ गए कि ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में प्रिजर्व करके रखा जाता है, लेकिन इसका मेन गोल है कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी MNCs हैं उनको पेटेंट लेने से रोका जाए ऑफ दीज ट्रेडिशनल नॉलेज। अब ये क्या मामला है ज़रा समझो। ये विदेशी कंपनियां करती क्या हैं, इनको पता चल गया कि हल्दी से जुकाम ठीक होता है, ठीक है, और ये तो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो हम बचपन से जानते हैं और जनरेशन से जानते हैं। वो क्या करेगा, जा कर के रजिस्टर करा देगा कि हमने ढूंढ निकाला कि हल्दी से, टर्मरिक से जुकाम ठीक होता है, इसका थेरेपेटिक वैल्यू है, और उसको रजिस्टर करा के वो पेटेंट ले लेगा। और पेटेंट ले लिया तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई और इसका इस्तेमाल बिना उससे अप्रूवल लिए, परमिशन लिए या रॉयल्टी दिए हुए नहीं कर सकता। दैट इज़ द प्रॉब्लम, और इसी को कहते हैं हम लोग बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब होता क्या है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैव बीन सर्चिंग फॉर रिच नेचुरल रिसोर्सेज एवरीवेयर टू मेक आउट प्रोडक्ट अलोंग विद द ट्रेडिशनल नॉलेज प्रिवेलिंग देयर एंड देन दे पेटेंट इट एंड मिंट मनी आउट ऑफ इट। उन्होंने अब हनी का तो इस्तेमाल हम लोग
काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं और जनरेशन से करते आ रहे हैं, हमें पता है हनी के कितने फ़ायदे हैं। अब हनी का, टर्मरिक का ये कंपनियां जाकर के पेटेंट करा लेती हैं और फिर उसी हनी को, उसी टर्मरिक को इस्तेमाल करने के लिए हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं उनको इन कंपनियों से परमिशन लेना होगा। इफ़ एवरीथिंग इज़ पेटेंटेड अराउंड देम, ये जो हमारे ट्रेडिशनल इंडिजिनस लोग हैं ये तो जाते हैं सीधा जाकर के दवाई बना लेते हैं, खुद भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत लोकल मार्केट में बेचते भी हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने कभी पेटेंट नहीं कराया तो कैसा है कि MNC जिसको पेटेंट करा लेती हैं और फिर इनको उसको कॉमर्शियल स्केल पे उस नॉलेज को इस्तेमाल करने से रोका जाता है। तो अब गांव की मान लो कोई बूढ़ी दादी है, उसको पता है कि हल्दी से और इन सब से कैसे काढ़ा बनाया जाता है, अब किसी और कंपनी ने उसको पेटेंट करा लिया उस काढ़े को, उसके बाद ये दादी उसको कॉमर्शियल स्केल पे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी बिकॉज दैट इज़ पेटेंटेड नाउ। दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड दिस इज़ नोन एज बायोपायरेसी, इलीगल एप्रोप्रिएशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये नॉलेज तो हमारे पास पहले से था, तुमने जाकर के उसको पेटेंट करा लिया। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक का जो मैं एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूँ, ये रियल केस है। 1995 में भारत से ही 2 NRI US में जाकर के उन्होंने टर्मरिक को पेटेंट करा लिया, क्लेमिंग दैट इट हैज़ वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी। वो तो हमें बचपन से पता है कि चोट लगी हो तो उस पर हल्दी लगाने से दर्द कम हो जाता है, उसको जाके पेटेंट करा लिया उन्होंने। बासमती राइस, US की एक फर्म है राइस टेक, उन्होंने कहा कि हमने बासमती राइस, नया तरह का राइस को ढूंढ निकाला, हम इसको पेटेंट कराएंगे। फिर भारत में बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि यार बासमती राइस हम कब से इस्तेमाल कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमने ढूंढ निकाला है। तो बहुत प्रोटेस्ट हुआ, फिर जाकर के वो जो उनका पेटेंट है वो रिजेक्ट हुआ। नीम को आपको पता है कि उसका एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन यूरोप की पेटेंट ऑफिस ने US की एक फर्म है WR ग्रेस, उसको नीम के लिए पेटेंट दे दिया फॉर क्लेमिंग कि इसका एंटी फंगल इफेक्ट है, फंगस को ये कम करता है। अब नीम तो हम बचपन से जानते हैं ये एंटी फंगल इफेक्ट है उसका, उसको इसने पेटेंट ले लिया था, लेकिन भारत से फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इसको, तब जा कर के फिर इस कंपनी को जो पेटेंट मिला था फॉर नीम उसको रोका गया। अदरवाइज़ होता क्या कि आगे से अगर हम नीम का कोई प्रोडक्ट बना करके लोकली बेचते तो ये कंपनी आकर के केस कर देती है हमारे ऊपर कि तुम्हें हमसे पेटेंट, हमें रॉयल्टी दिया नहीं तुमने, बिना हमसे पूछे हुए, बिना रॉयल्टी दिए हुए तुम ये नीम का प्रोडक्ट बना रहे हो। अरे हम तो कई सालों से जानते हैं, सेंचुरी से जानते हैं नीम का बेनिफिट, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने पेटेंट नहीं कराया तुम ये अपने नाम का करा रहे हो। अब क्या होगा, ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से क्या होगा अब समझिए। अब कोई MNC अगर अप्लाई करेगा पेटेंट के लिए तो हमारे जो पेटेंट देने वाले ऑफिसर्स हैं, पेटेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाएगी इस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी पे और चेक करेगी कि ये नॉलेज ऑलरेडी हमारे देश में इंडिजिनस तरीके से अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो फिर पेटेंट नहीं देगा। सो दिस इज़ हाउ दिस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी विल प्रिवेंट ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स to these MNCs and this is how it will help in preventing बायोपायरेसी। अब आप जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर्स और देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। जैसे हल्दी नीम तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों इस तरह के इंडिजिनस नॉलेजेज हैं जो हमें नहीं पता होता है, और हमारे जो पेटेंट ऑफिसर्स हैं वो गलती से पेटेंट दे दें अगर MNCs को, तो उससे बचने के लिए कैसा है कि वो पहले ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी पे चेक करेंगे। अगर वो नहीं होगा हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में तभी जाकर के पेटेंट मिलेगा। करेंट न्यूज़ क्या है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी से रिलेटेड वो देखते हैं। तो पहले कैसा है कि ये जो TKDL है या डिजिटल लाइब्रेरी है ट्रेडिशनल नॉलेज का, दैट वाज एक्सेसिबल ओनली टू 14 पेटेंट ऑफिसर्स या ऑफिसेस। तो मतलब लिमिटेड गिने चुने पेटेंट ऑफिसेस को ही ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस था, लेकिन अब इसके एक्सेस को काफ़ी ज़्यादा वाइडन कर दिया है सरकार ने। कई सारे बिजनेसेस या कंपनियां जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फार्मास्यूटिकल बनाती हैं, या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, FMCG के प्रोडक्ट बनाती हैं, या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को या पब्लिक या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेटर्स को, स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को सरकार ने ओपन कर दिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट तस्मानियन टाइगर एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है तस्मानियन टाइगर? ये देखो इस तरह का कुछ दिखता है, डॉग टाइप का दिखता था, ये अब एक्सटिंक्ट हो गया है। तो इसके ऐसे पावरफुल टीथ होते हैं, पावरफुल जॉ होता है। तो ऐसा कुछ तस्मानियन टाइगर दिखता है। इसका टेक्निकल नाम था थाइलासीन, यानी कि डॉग कैटेगरी को बिलोंग करता है ये, लेकिन इसको कॉमन या निक नेम है इसका तस्मानियन टाइगर। इट्स अ लार्ज कार्निवोर एंड इट इज़ अ मार्सूपियल। तो मार्सूपियल कैसे होते हैं
जैसे आपने कंगारू को देखा है ना, उसके पास एक पाउच होता है जिसमें वो बच्चे को कैरी करता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स आर मैमल्स whose new members are born incomplete and they are developed and typically carried in the pouch of the mother's belly। तो ये जो नया बच्चा जिसका जन्म हुआ है वो पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्मेट में जन्म नहीं होता, इसका पार्शियली जब डेवलप होता है तभी इसका जन्म हो जाता है। तो काफ़ी टाइम तक इसकी जो माँ है इसको अपने इस पाउच में रखती है। जैसे कंगारूज का आपने देखा होगा, वो बच्चे को पाउच में कवर करते हैं और फिर धीरे धीरे जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो पाउच से निकल आता है। तो ऐसे मैमल्स को हम लोग कहते हैं मार्सुपियल्स। तो तस्मानियन टाइगर वाज ऑल्सो ए मार्सुपियल। इसका निकनेम तस्मानियन टाइगर है। टाइगर इसको इसलिए कहते थे क्योंकि इसके बॉडी पे भी स्ट्राइप्स हुआ करता था। अदरवाइज ये टाइगर फैमिली को बिलोंग करता नहीं है, बिलोंग्स टू द डॉग फैमिली, लेकिन इसके ऊपर स्ट्राइप्स हुआ करता था। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज तस्मानियन टाइगर। इट वॉज क्वाइट स्लो पेस्ड, धीरे धीरे चलता था, इसलिए रात के टाइम में ही ये शिकार कर पाता था छुप करके। यूजुअली दे वुड हंट इन पेयर्स। तो मतलब काफ़ी फास्ट नहीं था। टाइगर कहना गलत हो जाएगा क्योंकि टाइगर काफ़ी फास्ट होता है ना। तो टाइगर के बस इसमें एक ही लक्षण है कि इसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ईटिंग हैबिट्स, तो इट हैड ए डॉग लाइक हेड। देखो डॉग लाइक हेड है इसका। एंड इट एट कंगारूज एंड अदर मार्सुपियल्स एंड रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड बर्ड्स। अब तस्मानियन टाइगर का हुआ क्या कि इट गॉट एक्सटिंक्ट इन 1936, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। द लास्ट तस्मानियन टाइगर डाइड एट होबार्ट जू। होबार्ट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। इट डाइड इन होबार्ट जू इन 1936। तस्मानिया इज़ ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो तस्मानियन टाइगर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया 1936 में। इसके एक्सटिंक्ट होने का इम्पैक्ट क्या पड़ा इकोसिस्टम पे, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, तस्मानियन टाइगर वाज इन द टॉप ऑफ द फूड चेन। तो फूड चेन में ये ऊपर हुआ करता था, नीचे के रोडेंट्स वगैरह को खाता था। तो मतलब फूड चेन में इट वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्ट हो जाने से कैसा होता है कि पूरा का पूरा फूड चेन डिसरप्ट हो जाता है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग। तो तस्मानियन टाइगर के एक्सटिंक्ट हो जाने से ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा फूड चेन डिसरप्ट हो गया। क्योंकि ये जो तस्मानियन टाइगर था, इट वाज इन द टॉप कैटेगरी ऑफ द फूड चेन या द हाइयर लेवल ऑफ द फूड चेन। ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग मतलब डिग्रेडेशन ऑफ एन इकोसिस्टम that occurs when that higher trophic level animal are removed from the food chain. It leads to loss of balance. तो पूरा का पूरा फूड चेन में बैलेंस बिगड़ जाता है अगर हाइयर ट्रॉपिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो जाए या उसकी पॉपुलेशन कम हो जाए, तो पूरा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ट्रॉपिक डाउनग्रेडिंग बिकॉज हाइयर लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, और यही हुआ था तस्मानियन टाइगर के एक्सटिंक्ट होने से। पूरा का पूरा ट्रॉपिक डाउनग्रेडिंग हो गया और जो बैलेंस था फूड चेन का वो बिगड़ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मरीन इकोसिस्टम की बात की जाए तो शार्क्स जो हैं वो हाइयर ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। शार्क्स ईट्स दीज मीजो प्रेडेटर, दे ईट टू हर्बीवोर्स, दे ईट एल्गीज। तो शार्क्स जो हैं वो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। शार्क्स की जनसंख्या गिरने से मरीन इकोसिस्टम भी धीरे धीरे इम्बैलेंस हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक डाउनग्रेडिंग। अभी करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा देखते हैं। तो तस्मानियन टाइगर तो 1936 में एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन उसको दोबारा से रिसरेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं साइंटिस्ट। यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने $15 मिलियन का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट, जिसमें तस्मानियन टाइगर को वापस से रिवाइव किया जाएगा, रिसरेक्ट किया जाएगा। इसमें कैसा है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग जानवरों की जीन लेकर के उसको एडिट करके तस्मानियन टाइगर को दोबारा रीडेवलप करने की कोशिश की जाएगी। दिस मेथड इज़ नोन एज डी एक्सटिंक्शन मेथड। डी एक्सटिंक्शन मेथड को हम लोग रिसरेक्शन बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसको वापस से क्रिएट करने की कोशिश की जाती है बाय ए टेक्नोलॉजी नोन एज जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग के लिए जो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्रिस्पर मॉलिक्यूल, क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको पहले न्यूज़पेपर में बता चुका हूँ। तो ये जो तस्मानियन टाइगर है ये पहला स्पीसीज़ नहीं होगा जिसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक और इस तरह का स्पीसीज़ था पायरेनियन आइबेक्स, विच इज़ अ सब स्पीसीज ऑफ स्पेनिश आइबेक्स। ये एक्सटिंक्ट हो गया था 2010 में, आई एम सो सॉरी 2000 में, साल 2000 में एक्सटिंक्ट हो गया था। इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई थ्रू दिस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग डी एक्सटिंक्शन या रिसरेक्शन बायोलॉजी कहेंगे। तो इसमें एक छोटे से बच्चे को बनाया गया
थ्रू दिस डी एक्सटिंक्शन, अंडर दिस डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट ये पायरेनियन आइबेक्स नाम के छोटे स्पीसीज़ के छोटे से बच्चे को बनाया गया। ये एक्सटिंक्ट हो गया था 2000 में, इसको वापस इसको बनाया गया। लेकिन ये जो बेबी आइबेक्स था ये सर्वाइव नहीं कर पाया, ये डाइड मिनट्स आफ्टर इट्स बर्थ बिकॉज ऑफ लंग्स डिफेक्ट। लेकिन चलो एक बार तो बना दिया गया था कम से कम, ये डी एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट एक बार के लिए तो सक्सेसफुल हो गया था। वो बात अलग है कि द बेबी सर्वाइव्ड हार्डली फॉर फ्यू मिनट्स। इसीलिए माना जाता है कि ये जो बेचारा पायरेनियन आइबेक्स नाम का स्पीसीज है, इट गॉट एक्सटिंक्ट ट्वाइस, 2 बार दुनिया में एक्सटिंक्ट हो गया ये। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कैरोटर रूल्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैरोटर का फुल फॉर्म है कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड अग्रीमेंट। शॉर्ट में कहें तो कैरोटर रूल, इसको पिछले साल मतलब 2020 सितंबर में फोर्स में लाया गया था, यानी कि अप्लाई किया गया था। अभी दिस कैरोटर रूल इज एप्लीकेबल ओनली इन केस वेयर इंडिया हैज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सम अदर कंट्री। जैसे भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज़ के साथ है, तो उस केस में ये कैरोटर रूल लगेगा। आसियान और इंडिया के बीच में जब ट्रेड होगा तो कैरोटर रूल लगेगा, सिंस इंडिया हैज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद आसियान। कैरोटर रूल में होता क्या है कि जो कस्टम्स ऑफिसर्स हैं दे आर एम्पावर्ड एज पर दिस कैरोटर रूल टू सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन इम्पोर्टर। तो मान लो कि अगर आप आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कस्टम ऑफिसर को अगर लगता है कि आप कुछ नियम कानून नहीं फॉलो कर रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, तो वो आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग सकता है एज पर दिस कैरोटर रूल। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कस्टम ऑफिसर मांग रहा है वो आपको देना है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं देन द ऑफिसर कैन मेक फर्दर वेरिफिकेशन कंसिस्टेंट विद द ट्रेड एग्रीमेंट। तो देखेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से क्या क्या नियम थे और वो नियम आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। इसको जानने के लिए वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है एज पर दिस कैरोटर रूल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पालन 1000 नेशनल कैंपेन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इन्फेंट्स एंड राइस मिल में रेगुलर राइस मिल इज लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड सर्व प्राइमरीली एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। येस दैट इज राइट। कुछ लोगों का मानना है कि राइस में प्रोटीन भी होता है लेकिन कम होता है, तो प्राइमरीली इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज राइट। But fortified rice contains vitamin A, vitamin B1. This is also right. Fortified rice helps in tackling hidden hunger. This is also right. So the correct answer would be option D. तो एक बार जरा देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। रेगुलर मिल्ड राइस इज लो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सर्व प्राइमरली एज सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर डी होना चाहिए। आई विल रेक्टिफाई इट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।